जब उसका यहाँ बैच देखा, रेस देखा, तब मेरे दिल में आ गया रामचंद्र तुझे भी फौज में जाना है। पलटन पहुंची साहब कश्मीर में, अचानक ही बिगल बजा। मेजर शैतान सिंह कप्तान थे उस टाइम। 3 घंटे का नोटिस है, 3 घंटे के अंदर गाड़ियाँ आ जाएंगी और आप लोग सब गाड़ियों में बैठ जाए। तो क्या कास्ट देख के भर्ती होती है? हाँ, रेडियो से तो खबर आ रही थी कि भाई नेपाल में दुश्मन ने फलाने पलटन को ले लिया, फलाना हिल को ले लिया। ना तो हमारी लड़ाई लड़ने की प्लानिंग थी, ना हमारे पास अम्युनिशन है। 17 गाड़ी आई चाइना की, जिसमें ट्रूप्स भरा हुआ है। जब भी नीचे जाते थे तो सोचते थे अचार होगा इसमें, निकलता बम था। अभी जो ये मूवी बन रही है 120 बहादुर, मैंने दी हुई वो स्टोरी। जब 250 के गज में आ गए वो चाइनीज, तब 7 प्लाटून के फायर खुले। 4 लेयर थी उनकी, आगे वाले के पास हथियार 3 खाली। अगर अगला मर गया तो दूसरा हथियार उठा लेते। मैंने कमांड पोस्ट से सारा डॉक्यूमेंट जला दिया है। तीसरे दिन मेरे को बुला लिया दिल्ली, बोला रामचंद्र तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो मैं कोर्ट पार का पहना हुआ था, अंदर हाथ डाला, आधी हाथ बेल्ट के इधर है और आधी हाथ इधर। लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी कंपनी शहीद कि जवान फायर कर रहा है और हथियार हाथ में ही है और छाती में 10-10, 20-20 गोलियां लगी। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इन्होंने 4 जंग लड़ी हुई हैं। आज तक आपने कोई भी मेरे पॉडकास्ट पे तो नहीं देखे होंगे ऐसे गेस्ट जिन्होंने 4 जंग लड़ी हुई हैं, और वो भी जो आपने कभी नहीं सुनी है, उन जंगों के बारे में आपने कभी नहीं सुना है। पहली जंग इन्होंने लड़ी थी 61 में, दूसरी 62 में, तीसरी 65 में एंड चौथी और लास्ट 71 में। तो इनसे ही जानते हैं क्या थी वो कहानियाँ, वो गाथाएँ, क्या हुआ था। शुरुआत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। मैं आपसे शुरुआत जानना चाहती हूँ कि जब आप फौज में आए तो उम्र क्या थी? शुरुआत में यहाँ से करना चाहती हूँ। देखिए, मैं फौज में जब आया 18 से पहले तो भर्ती होना कठिन था जी, क्योंकि रूल ही आर्मी का यही है कि 18 साल का होने के बाद में भर्ती होता है जी। जब मैं 18 का हो गया तो मैंने आर्मी ज्वाइन किया जी। मैं एक साधारण परिवार का बच्चा था। पिताजी 10 साल का मैं था तभी गुजर गए थे और 3 भाई थे, 3 बहन थे। माता जी के ऊपर पूरा का पूरा बोझ आ गया था। सन 57, 56, 59 उस जमाने के अंदर ना ट्यूबवेल थे, खेती वगैरह का साधन नहीं था। जो आज हम पूछें कि लावचिड़ से काम चलता था तो बच्चों को तो पता ही नहीं है इन चीज़ को। इसी चीज़ को साधन से ही गुजारा हो रहा था। दिन तो जलता था क्योंकि माँ एक इतना बोझ उठा रही है, क्योंकि अपना जितना सीमित खेती उसको भी करना और पड़ोसी को भी मदद देना। तो पड़ोसी को मदद देना तो वो पैसा देती है। तो मैं बड़े भाई, हम 3 बीचले को मैं बोला एक दिन, मैंने कहा भाई तने 8वीं पास कर ली? बोला हाँ भाई कर ली। तो मैंने कहा भाई तैयारी कर फौज में जाने की। बोल ठीक। तो वो मेरे कहने से 6 महीना के भीतर ही फौज में चला। और जब पहले वो छुट्टी आया तब मैंने उनकी शक्ल देखी, तब मेरे दिल में आ गया रामचंद्र तुझे भी फौज में जाना। ऐसा क्या दिखा उनके शक्ल में? जब उसका यहाँ बैच देखा, रेस देखा, तब मैंने कहा कि रामचंद्र तुझे भी फौज में जाना था। उस टाइम में 5वीं क्लास में मैं ही पढ़ रहा था और उसका एग्जाम देते के साथ ही मैं ग्राउंड में खेल रहा था। मैं अस्पुष्ट अच्छा था, दूध घी खाने वाला बच्चा था। माँ बहुत ज़्यादा दूध देती, रोटी बहुत कम देती थी। तो हॉकी खेल रहे थे तो वहाँ भर्ती हो रही थी, तो अफसर देख रहा था वो, तो पूरा गेम देखता रहा वो। और जब सीटी बजी स्कूल की तो हम जाने लगे, तब वो बोले कि देखो बच्चे इधर आ बेटे। मैंने कहा तू भर्ती होना चाहता है? मैंने कहा सर हमें कौन लेगा सर। मैं तो यही बोला, भाषा अपनी थी। तो मैंने कहा सर हमें कौन लेगा? बोले तू भर्ती होना चाहता है तो मुझे बताया। मैंने कहा बोलना तो चाहता हूँ लेकिन सब भर्ती कौन करेगा मेरे को? बोल कल आप कुतीना में आ जाना, राजस्थान में भर्ती होनी थी।
मैंने कहा ठीक है साहब आ जाऊँ। रात भर मैंने यही जो रहा कि भाई तो भर्ती तो होना ही साहब। सवेरे मैं उठा, मेरे बिस्तर ना वो अपना किताब उताब बस्ता उस्ता लिया, स्कूल के लिए चला गया। घर से निकलने के बाद में तीन ही 100 मीटर के ऊपर ज्वार खड़ी थी, बस्ता उसी में रख दिया और चला गया मैं भर्ती होने के लिए। भर्ती हो रही थी, वहाँ खड़ा हो गया तो उसने देखा ना तो कर लिया मेरे को। लेकिन एक मेरे से मिस्टेक हो गया था उस टाइम पे, सच बताता हूँ तो आज तो बताना पड़ेगा कि वो पूछता है राजपूत राजपूत राजपूत, मैं वहाँ बोल गया, जबकि वहाँ हीरों की भर्ती थी ही नहीं। वो बोल गया, बोला राजपूत राजपूत तो टिक करते चला। फाइनल में जब सब डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में बुलाया तब वो मेरे को बोला कि कौन सा राजपूत है, शेखावत है, चौहान है क्या। मैं बोला मैं तो नहीं हूँ भाई, क्या ये तो नहीं है। तो बोल तू क्या है, मैं तो हीर हूँ। तो राजपूत को यश, मैंने कहा समझा नहीं, मैंने कहा मैं तो हीर हूँ भाई। उसने अफसर को जाकर बता दिया कि सर वैकेंसी तो है ही नहीं, लेकिन वो तो वही निकला। कप्तान साहब थे, अब तो सब कुछ मालूम है। वो आया उठ करके, बोलो रामचंद्र। मैं कहा साहब भर्ती तो होना ही है तेरे को। मन का सर एक भाई बोल रहा है वैकेंसी नहीं है बोल कर। उसको बोलो 2 वैकेंसी, एक सिकंदराबाद की, एक रानीखेत की। मेरे से बोला कहाँ जाना चाहता है तू। सिकंदराबाद जाएगा रानीखेत। मेरे को रानीखेत अच्छा लगा दिमाग में। ग्राउंड में तो जाकर पता चला कि साथ ही नहीं आ रहा। सुंदर लगा रानीखेत। मैं बोला साहब मैं रानीखेत जाऊँ। बोल ठीक है, कागज बराबर। भर्ती हो करके पता चला गांव में, वो तो भर्ती हो गया। भाई छुट्टी आया हुआ था, 1 दिन पहले ही आया था। उसने बोला कि क्या होगा, भर्ती हो गया तुम। कहूँ भाई मैं तो भर्ती हो गया। बोल नहीं, तेरे को 10 करना है तब भर्ती करेंगे तेरे को। मैंने कहा देख भाई मेरा काम था वो मैंने कर दिया। बोला नहीं जाएगा तू। मैं बोला भाई एक बबाला होगा जानने। मैंने कहा माँ को बोले माँ। बोला हाँ भाई इसको जाने मत देना। अरे बोलो भाई तो मन में बोल ना बस तू जान मत देना इसको, जब ये सो तेरन दे चालो बंद करना, ये सांकल बंद कर देना। बाहर की मैं कर दी। बोल ठीक है। मैंने 5 बजे उठा हूँ और उठ के दीवार फांद कर गया और कुतिला पहुँच गया जी। और ठीक 8 बजे काम स्टार्ट हो गया, चेकिंग वगैरह। उसी टाइम मेरा भाई पहुंच गया। उसने कप्तान साहब को शिकायत कर दी कि सर ऐसा है, मेरे भाई को आप भर्ती मत कीजिए और मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सब कप्तान साहब बोले देखो भाई फैसला ऐसा है, उनसे पूछा जाएगा। मेरे को बुलाया भाई रामचंद्र। मैं हाँ साहब बड़ी जरा हूँ, ये बताओ आप भर्ती होना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं भर्ती होना चाहता, सब टेस्ट दे दिया आपका तो मैं भर्ती होना चाहता हूँ। बोलो आपका भाई मना कर रहा है, भर्ती तो मुझे होना है साहब। आई की मजा। बोल ठीक। उसको बोला भाई ये भर्ती जाएगा। बोलो 5 रानीखेत चला गया, ट्रेनिंग करी अच्छी तरीके से, बटालियन में पहुँच गए। बटालियन थी नागालैंड के अंदर, वहाँ भी हॉस्पिटलों से पाना पड़ गया जन्म से ही, वहाँ भी अच्छे को मारा। और फिर पलटन आ गई हमारी अम्बाला। अम्बाला में ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, फौज का तो काम यही, ठाली तो रहे नहीं सब। अचानक हुक्म मिला कि पलटन 3 घंटे के नोटिस में निकलेगी यहाँ से। कहाँ जाएगी ये पता नहीं हमको। तो सब समाजा वगैरह कर गाड़ी पकड़ी और गाड़ी वहाँ से स्टार्ट हुई। आदेश था कि स्टेशन, उसमें एक स्टेशन मास्टर की भी नौकरी चलेगी थी, क्योंकि गाड़ी जगाधरी से आगे निकली तब उसने सिग्नल, रेड सिग्नल दे दिया था तो गाड़ी रुक गई, जबकि इस गाड़ी को रुकना ही नहीं था। स्पेशल था इसके लिए आदेश। वहाँ तक रात भर चले। पूना से आगे बेलगांव, बेलगांव से आगे एक पोंडा स्टेशन है, वहाँ जा कर के हमारी वहाँ पता चला, बताया कि देखो हमारी पलटन जो है वो पंजम के अंदर
बहुत समय से, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, वास्को डी गामा आए थे, उस टाइम से ये ऑक्युपाई कर रखा है, ये हमारा एरिया है और इसके लिए हमारा इस ब्रिगेड की पूरी आया है और ये लड़ाई हो। तब पता चला, उन्होंने मालूम हुआ कि भाई फौज आ गई, तो उन्होंने अपना पुल वगैरह तो उड़ा दिया, लेकिन सितंबर की बंदोबस्त इसे हम समंदर से होकर के उनको घेरा डाल लिया 4 बजे दिन के, सुत्या का सुत्या उनको दबा लिया। फायरिंग कुछ किया है उन्होंने, लेकिन हमारे फायर ज़बरदस्त था, इसलिए वो फिर आखिरी हैंड अप कर दिया उसने। वहाँ पर 5,500 जो थे, सीधा उनके परिवार भी रखा था, सबको अरेस्ट किया और जल्दी हम सिकलाई को देख करके दूसरी पलटन आ गई थी, हम तो अम्बाला में आ गए। फिर अपना, आपकी कौन सी बटालियन थी? मेरी 13 कुमाऊं 13 कुमाऊं ग्रुप की है जी, और 13 नंबर की बटालियन है। ये प्योरा हीरो की बटालियन है। हाँ, बाकी कुमाऊं में मिक्स है, 2 ही जाति हैं, एक अहीर है और एक कुमाऊनी है। तो कहीं हमको अहीरों का 1/4 हिस्सा दे रखा है, कहीं आधा दे रखा है। प्योर में 2 ही बटालियन है, एक 11 कुमाऊं और एक 13 कुमाऊं। 61 में हुआ था ये जो गोवा वाला हुआ था। और ये 61 में गोवा को, जी, इसको फतेह करके हम आ गए दोबारा अम्बाला। क्यों हम अम्बाला में थे, हमारी पलटन जी, वहाँ आने के बाद में फिर अपना रिटर्न फायरिंग करना, कैडर करना, कोर्स करना, ये काम चालू था। तो मैं तो आदम में छोड़ गया, सिग्नल का कैडर कर रहा था, अतः ही अपना कैडर में लग गया अच्छी तरीके से। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आखिर में 8वां महीना में जी, अचानक फिर हुक्म मिला कि बटालियन जो है बारामूला में जाएगी, कश्मीर में जाएगी। हमने कहा भाई चलो अच्छा है, कश्मीर तो अच्छी चीज़ है, हमें क्या पता था इतना कठिन वाली जगह है। वहाँ पलटन पहुँची साहब कश्मीर में, और वहाँ पर बारामूला पहुँची। अब वहाँ टर्निंग हुई, बहुत सख्त टर्निंग हुई। ब्रिगेड कमांडर साहब, जीओसी साहब भी बहुत सख्त थे। वो बोलते तुम यहाँ खून बहाओगे, यहाँ पसीना निकालोगे तो तुम्हारा खून बचेगा। सीधा लेक्चर करता था। बहुत लंबा लंबा रोड मार्च, सब रात को चलना, पानियों में निकला, बहुत हार्ड। जो वो टर्निंग हमारे काम आई साहब। आज मैं बोलता हूँ वो टर्निंग हमारे काम आई साहब। 62 पीठ के ऊपर इतना भारी, साहब को तो पता है पहले कितना भारी शट था। उसकी बैटरी को लेकर चलना बहुत दिक्कत थी। अब तो सब कुछ हवा का बात है। वहाँ टर्निंग वगैरह करके आया हुआ था, खेल चल रहा था। खेल के अंदर इंटर का बटालियन खेल होता है, चल रहे थे खेल। अचानक ही बिगल बजा हौलदार मेजरों का और खेल बंद।
हवलदार मेजर गए वहाँ पे, एडजुटेंट साहब ने बताया कि भाई 3 घंटे का नोटिस है, 3 घंटे के अंदर गाड़ियाँ आ जाएंगी और आप लोग सब गाड़ियों में बैठ जाए। पूछा भी किसी ने कि वो कहाँ जाना है, साहब बोल ये नहीं पता, आप बैठ जाना गाड़ी। ठीक है, हुक्म मिल गया। वो आख हवलदार मेजर ने बताया, उस टाइम क्वार्टर मास्टर साहब की ड्यूटी कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, कप्तान थे उस टाइम जी। तो बराबर के जा रहे थे। तो मैंने कहा सर ये सारा कहाँ जाना है, आज पड़े। बोलो आप जहाँ जाना है मैं भी वहीं आऊँगा, चल। बोलो कैसे? तो मैंने कहा चुप रहेगा, मैंने कहा बताएगा नहीं, गाड़ियों में बैठिए सर। 3 घंटे के नोटिस में सब सामान भेड़ा करके गाड़ियों में बैठे। 1-2 जवान पीछे छोड़ दिया जो सामान के पास है, बाद में वो आगे भेजते रहे। चल दिया साहब, चल तो दिए, श्रीनगर पार कर दिया। लेकिन जब कारगिल एरिया में पहुंचा ना, तो बर्फ़ गिरना और हवा चलना, फिर तो हमारी जान आफत में आ गई। क्योंकि हमारे पास तो ठंडा ड्रेस, पतलून हो जी, कमीज हो जी, और सिर पर एक टोपी, वो बालक के जिसको बोलते हैं, और बहुत तेज हवा। और वो ठिठर गए कि कारगिल के अंदर क्या करें। मैंने कहा यार ये क्या होगा, ये तो बिना कैसे चलेंगे। वहाँ हमारी एक CRP थी जिसका कर्नल था हमारा हल्के का, उसने पलटन को चाय पानी दिया, कुछ क्षणों का ड्रेस दिया उन्होंने, कुछ को मतलब तो तकरीबन 5-10 अफसरों को ही दे पाए, बाकी तो हम तो वैसे ही रहेंगे। वो रात भर चलते चलते दूसरे दिन 11 बजे लेह में पहुँचे। लेह में पहुँचने के बाद में हमने देखा कि यार ये तो लेह में आज तो शहर बना हुआ है, उस टाइम तो 14-15 झोपड़ी थी वहाँ पर, बिल्कुल भी लेह के अंदर। आज तो चाइनीज बाजार है, आज फलाना बाजार है, आज वो होटल है, आज वो होटल है। मैं तो 3 दफ़ा गया है ना वहाँ था। उसके बाद में तो मैंने कहा भाई जो भी कुछ होगा, पूरी पलटन को सवेरे 8 बजे पहाड़ी पर चढ़ाना, उतारना। 14 दिन तक हमारी यही रिहर्सल रही। हमारे पास सामान कुछ आ गया, लेकिन पूरा सामान आया भी नहीं, तो बूट अभी भी ठंडा था। 1 महीने के बाद में अचानक आदेश मिला कि भाई पलटन चसूल जाएगी। चसूल चले गए तो भाई जानो तो है ही। मैंने कहा ये तो रेडियो से तो खबर आ रही थी कि भाई नेपाल में दुश्मन ने फलाने पलटन को ले लिया, फलाना हिल को ले लिया, फलाना पुल को उड़ा दिया। तो ये तो हमको ज्ञान था और मैं सिग्नल के लिए कर लिया था, वो तो बिल्कुल मालूम था मेरे को। तो रात भर चले हैं साहब, रात भर चले। अब बर्फ़ गिर रही, रोड बिल्कुल छोटा, अगर थोड़ी भी गाड़ी गिर गई तो गई 300 फीट नीचे। सवाल ही नहीं, उसको तो दूसरे दिन ढूंढ के लाओ, हड्डी भी ना मिले। ये हाल वहाँ। अब गाड़ियाँ, फिर उन पर चैन लगाना, धक्का मारना, बहुत कठिन हुआ हालत हमारी। हालत को सुधारते सुधारते सुधारते, धक्का उक्का मारते, कम जवान बैठे हैं, पैदल ही चलते रहे साथ साथ गाड़ियों के। दूसरे दिन हम 5 बजे ले उसमें चसूल में पहुँचे। जब हम चसूल में पहुँचे तब हमको अच्छा लगा साहब, क्योंकि बारगें बनी हुई थी, हवाई जहाज उतर रहे थे, ड्रॉप हो रहा था बिल्कुल। हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो अच्छी जगह है यार, बिल्कुल ऐसे मन में कर रहे सोते रहे थे, सर्दी तो है लेकिन मेरे को अच्छी जगह है। लेकिन 5 बजे हमको पलटन जब पूरी पहुंच गई तो आदेश मिला कि चार्ली कंपनी, अब तो रजांगला है, चार्ली कंपनी जो है 18,300 रजांगला हिल पर जाएगी। साहब थे, बोले रामचंद्र में वहाँ साहब, बोलो शर्ट वगैरह ले लिया? मैंने कहा ले लिया था। मेजर शैतान सिंह थे ना जी। उस टाइम जमादार था हरीराम जी और सोजाराम साहब। मैंने कहा ले लिया साहब। तो बोलो अभी हमको 18,300 रुपये रजान हम चलना है। वो किस साइड में है? मैंने कहा साहब बोलो वो दिक्कत ऊँची। मैंने कहा ठीक है चलेंगे साहब। ले ला करके और वहाँ से 2-3 घोड़े दिए, घोड़ों पर वो उन्होंने अम्नेशन वगैरह रख दिया और पैदल चल दिए वहाँ से। तो आप देखिए साहब, टोटल 5 किलोमीटर है वो एरिया और हमको 7 घंटे लगे।
क्योंकि हमें सांस नहीं आवे, जो ही हम चलते हैं ना सांस नहीं आवे। फिर खड़ा होना, फिर चलना, खड़ा होना। 5 बजे के चले चले सवेरे का 2 बजे पोस्ट के ऊपर हम पहुँचे। पोस्ट पर पहुँचने के बाद में वो हवा इतनी बुरी कि जान निकालने वाली, हवाओं के सामने बात ही नहीं कर सकी, इतनी बुरी हवा स्पीड से चल रही थी। सब कुछ ठंडा होगा, हाथ भी ठंडा आ गए, लेकिन पहुंच गया हम वहाँ पर। सीआरपी के एक डेट था, वहाँ रह रहा था, 2 बैंकर वगैरह बना रखे थे, वहाँ पहुँच गए। तो हमारे साथ कैप्टन प्रेम कुमार गए थे गालने के लिए। तो प्रेम कुमार साहब ने बोला कि देखो रामचंद्र, ऐसा करो कि आज तो रात यहाँ गुजारो और सवेरे फिर ये एरिया को बांटे। मैंने कहा सर ठीक है, लेकिन जवान तो ऐसे मुरझाएगा ना कि वो क्लाइमेट सूट नहीं हुआ ना, तो किसी का सिर दर्द क्या होगा रे, बोले सिर दर्द साहब। नर्सिंग एक्सपर्ट धर्मपाल दहिया जिनको वीर चक्र मिला। मैं बोला ना धर्मपाल, बोला हाँ भाई। अरे मैंने कहा यार वो तो जवान तो बहुत जैसे कर रहा हो, जैसे भेड़ नाड़ गिरदे से बीमार हो जाए थे है। तो बोल क्या मैंने कहा बोलो अभी मैं लाता हूँ, आप चलो आप चले। वो दवाई दिया उसने, बोलो साहब 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब दवाई तो दे दिया, लेकिन जवान ने जब पैर पसारा सोने के लिए, ड्यूटी तो लगा थे, बाकी को तो आराम करना था, लेकिन ठंड तो सोने नहीं दे। यानी 8-8 कंबल जोड़ी मिले, 8-8 कंबल जोड़ लिया, लेकिन ठंड नहीं सोने दे रही, क्योंकि हालत ही ऐसी है वहाँ के लिए। भगवान की दया से दिन निकला। दिन निकलने के बाद में क्या हुआ कि ना तो चाय उबालना शुरू किया, तो 4 घंटा वो चाय ना उबल रही, बहुत मुश्किल होगी, चाय ही नहीं उबल रही। वहाँ के जो डेट था उनसे हमने कहा भाई हमारे तो चाय नहीं उबले। बोले साहब 7 घंटा हो जाओ नहीं उबलेगी ये तो। ऐसा है कि हमारा जो कुक हाउस है इसके अंदर बड़ा वो है, उसके ऊपर उबाल बूल करके आज काम चला लो, फिर उतर लो। अब आप ये देखिए साहब, ना हमारा खाना बना, ना हमारी चाय बनी, और 4 दिन हमने ऐसे ही निकाला, वो भी बिस्कुट के साथ। दिलासा देते रहे कि हाँ पहुँचा रहे हैं, हाँ पहुँचा रहे हैं, हाँ पहुँचा रहे हैं। हर 3 घंटे के बाद फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ पहुँचा रहे हैं, बोलो हाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन 4 दिन निकाल। अब वो शक्कर पारे थे हमारे पास, अब वो शक्कर पारे इतने टाइट हो गए, फूटे ही कौन, क्योंकि वहाँ पर 2 ही चीज़ नहीं जमती। मैं आपको सच बताता हूँ, एक तो पेट्रोल नहीं जमता है, और एक अच्छा सैनिक का खून नहीं जमता है, उसमें उबाल रहता है बिल्कुल। मेरे को तो आज भी पता है, आज भी मेरा दिमाग है, जो भी मेरा पोता अभी गया, मैं बोला देख बेटे सैनिक का खून कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। बोल बाबा आप चिंता मत करो, बाप तेरा सुधार मेरी साहब पेंशन आ गया। मैं बोलो उसने भी अपना प्राण निभा दिया है। 71 की लड़ना 99 के अंदर वो लड़का है। अब आपकी जिम्मेवारी है, हम तो पेंशन आ गए हैं। बोले आप क्यों चिंता करते हो, तो अच्छा दिलेर लड़का है, 20 कुमाऊँ में है। हमने मैसेज आया हमारे पास, एक मेजर शैतान सिंह और 50 जवान यंग लड़के आ रहे हैं, जो कि भर्ती होकर के कसम खा के आ रहे हैं, और आप लोगों का सामान भी आ रहा है। तब हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ ठीक है। वहाँ आने के बाद में क्या हुआ कि जवान बड़ी मुश्किल से पहुँचे, वो भी नए जवान थे, लेकिन हाँ पहुँच गए। सामान आ गया, कुक हाउस का जो बड़े बड़े प्रेशर है खाना बनाना, कुक राजी हो गए कि फटाफट की साहब भाई हम आप भाई आप तो बना देंगे सब कुछ। मैंने कहा भाई बना दो, हम तो 4 दिन तो ऐसे ही निकाल दिया। खाना पीना ठीक चलने लगा। कप्तान साहब को एक पेपराई था उनको, ओम प्रकाश साहब, इसलिए वो ज़्यादा देर उस पहाड़ी पर रुकना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश किया उसने। 2 दिन निकाला, तो मेरे साहब आते ही उनको रिलीव कर दिया। मेरे साहब ने पूरा एरिया दिखा दिया कि सर यहाँ ये लगाई, प्रेम कुमार साहब ने यहाँ लगाई। क्वेश्चन ये लगाया है कि आगे
सबसे आगे 9 प्लाटून लगा रखी, राइट में 8 लगा, लेफ्ट में 7 लगा रखी। बोल ठीक है। वो ग्राउंड पे लेट लेट के देखा ऐसा, खोदना शुरू किया। तो खोदा तो कैसे खोदा, गांठी मारा तो सिर में आँख लगी। पहाड़ है, एक तिनका नहीं है झाड़ खोदने के लिए वहाँ पर, क्योंकि कुछ पहाड़ नंगे पहाड़ वहाँ है तो बर्फ है बस, और वो कुछ है ही नहीं। मैसेज दिया मेरे साहब ने, भाई एक पायनियर डेट भेजो, कुछ औजार भेजो जिससे कि ये मोर्चा वगैरह खोदेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीछे से मैसेज आया कि 2 दिन रुक जाओ, हेडक्वार्टर का पहले काम कर देते हैं, जो बटालियन हेडक्वार्टर रह रहा था वो उसके बाद हमारे पास वो आए, मोर्चे के लिए खुदाई भी करी, सब कुछ करी। हम तकरीबन अपना पोजीशन बनाने लायक हो गए। लेकिन रोज़ हम खबर सुनते थे कि आज वोलांग में फलानी बटालियन का एक प्लाटून पूरा कैद हो गया, आज 6 कुमाऊं की पूरी बटालियन कैद हो गई। मैं साहब का मंगोलियन हट था, मैं साहब के साथ रहता था। मैं बोला मेरे साहब को, मैंने कहा सर एक बात है। बोला हाँ। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, बटालियन पूरी कैद हो गई, क्या मतलब? मेजर शैतान सिंह को बोला आपने? हाँ, मेरे शैतान सिंह को। मैं बोला सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि खबर तो सुनते थे ना। तो बलरामचंद्र, मैं एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा सर देखिए साहब, ना तो हमारी लड़ाई लड़ने की प्लानिंग थी, ना हमारे पास अम्युनिशन है, ना हमारे पास साधन सामान है। हम तो एक निहत्थे के बराबर हैं। और ना हमारी सीआईडी जो इंटेलिजेंस थी, वो उसको मैं पहले ही समझता हूँ, क्योंकि उसका अगर ठीक काम होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये बात है कि इसलिए जवानों को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन अफसर है कौन क्या है। ये इंटेलिजेंस बिल्कुल इस वजह से। मैंने कहा ठीक है साहब, अपने पास पाला पड़ेगा तब हम बताएं। काम करते रहे। एक दिन मेरे साहब को क्या आया मन में कि रामचंद्र प्लाटूनों से बात करूँ। मैंने कहा साहब चलो बात करें, लेकिन पोस्टों पे चलना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर के फासले पर। तो बोला हाँ वहाँ चलो। वहाँ बैठा है सब जवानों से बातचीत करी। तो सिपाही शेर सिंह थोड़ा उदास दिखाई दिया। मेरे साहब बोला रहा शेर सिंह तू उदास क्यों है? बोले साहब माँ बहुत बीमार है और छुट्टी बंद हो। अरे बोले चिंता मत कर, मैं जो हूँ ना तेरी माँ को मैं संभालूंगा, तू भूल जा इस चीज़ को, राजी खुशी हुए। मैं बोला सर मैं आज डाक लेके आया हूँ, उसमें डाक शेर सिंह की भी है। तो वो देख कर हंस पड़ा। मैंने कहा शेर सिंह ये ले तेरी चिट्ठी, वहाँ चिट्ठी मिल जाना तो सब कुछ मिल जाना। एक की चिट्ठी आ गई तो 20 गाँवों की खबर एकदम से मिल जाती। उसने पढ़ी, तसल्ली बख्श हुई। बोला कि रामचंद्र मेरे भाई को मैंने चिट्ठी लिख दिया था कि भाई ये जो 10 गांव है इसमें घूम के आया कर, मेरी चिट्ठी जाती है तेरे पास जल्दी ही, और आप सबको राजी खुशी बताया। बोल ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई रामचंद्र का बड़े भाई आए थे ऊँट के ऊपर, साधन तो थे नहीं, और बताया था कि सब ठीक ठाक है और मैं अब ठीक हूँ। तब वो उसको तसल्ली एकदम हुई। बोल साहब अब तो हम सब कुछ हैं। फिर मैं बोला रे शेर सिंह एक बात बता, वो तो जननी माँ ठीक है, लेकिन जन्मभूमि को बचाना पहले है। बोला अब तो दोनों को बचा लेंगे साहब, अब क्या चलता है भाई। मैंने कहा बहुत अच्छे शाबाश। काम करते रहे, मेरे साहब भी खुश रहे, सब कुछ बातें चलती रहती। हम दिन को भेजते थे सवेरे 5 बजे आगे, 1 किलोमीटर आगे 4 जवानों को शर्ट के साथ वो रेकी करते थे, खबर देते रहते थे। शाम को आकर के पूरी खबर देते थे। रात को हम 500 गज आगे बैठाते थे लाइट मशीन गन के साथ, ताकि कोई भी हादसा हो जाए तो वो फायर खुल जाए तो पोजीशन जाहिर ना हो और अलर्ट हो एकदम हो जाए, जवान मोर्चा पकड़ ले। ये हमारा प्रोसीजर था वहाँ पर। तो शाम को 17 तारीख को जो दिन का आया था उसने आके रिपोर्ट दिया हमें कि
आज की रिपोर्ट साहब ये है कि 17 गाड़ी आई है चाइना की, जिसमें ट्रूप्स भरा हुआ है, 11 मीडियम गन गई है, 6 फील्ड गन गई हैं, RCL गन 4 गई हैं। उसने बिल्कुल फिगर एक एक नोट करके ये गया है इस गैप के अंदर आके, जो हमारे सामने गैप है 3 किलोमीटर का फासला था हमारा उनका। मैंने पूरी नोट करके मैं साहब को बताया, सर ये पोजीशन है आज का, तो ये बोलो आप हेडक्वार्टर को पास कर दो। तो मैंने हेडक्वार्टर को पास किया तो सीओ साहब ने मैं साहब को लाइन पे ले लिया कि मैं साहब से बात करवाओ। तो मैं साहब को कहा कि देखो रामचंद्र, सीओ साहब का टेलीफोन आया तो मेरे को फ़ोन बता देना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो मैं आवाज़ देख के फट दो, मैंने सर फ़ोन आ गया। तो बात किया, बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखो शैतान सिंह साहब, अलर्ट रहना है, हालात जो है, रिपोर्ट जो आई है न्यू हेडक्वार्टर से, कुछ न कुछ हमारे ऊपर होगा, अलर्ट रहना। बोले ठीक है साहब। बातचीत हो गई। थोड़ी देर के बाद ही हमारे पास मैसेज आया। मैंने मैसेज लिखा। मैसेज लिखने के बाद में मेरा दिल उदास होगा, क्योंकि हमें ये बोला अचानक कि आप लोग इस पोस्ट को छोड़ के पीछे हो जाओ। इसलिए दिल ऐसा हुआ कि भाई पीछे कहाँ जाए। जब हम पीछे हो रहे हैं तो बीच के अंदर तो 3 किलोमीटर का फ्लैट मिलता है, जिसमें हवाई जहाज आते जाते हैं, उसके बाद पहाड़ी है। अगर इतना हम वहाँ पीछे चले जाएंगे तो चाइना तो इसके ऊपर कैसे आ जाएगा, फिर वो तो फिर ले चला जाएगा, उसको क्या ज़रूरत होगी। लेकिन वो मैसेज थी तो लिखनी थी। मैंने वो लिख के मैं मेरे साहब पास गया। बोलो हाँ सर क्या बात है। मैंने कहा सब बात ऐसी है। बोलो क्या। मैंने कहा साहब ये मैसेज आई। उन्होंने मैसेज पढ़ा कि भाई इस पोस्ट को छोड़ के पीछे हो जाओ। और रामचंद्र ये तो बहुत वैसी मैसेज आ गया कि तुम पूरा तैयारी तो कर ली, लेकिन सब कुछ ये तो अचानक तो कैसे। मैंने कहा सर ये बात है, मैसेज है। मैंने कहा देख लो साहब। बोलो रामचंद्र आप अपना ध्येय बताओ। हमेशा कोई बात होती मेरे ऊपर सवाल डाल देता है। मैंने कहा मेरे से पूछना चाहते हो। बोलता हाँ। मैंने कहा सर मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। आप पीछे पास कर दो कि हम कंपनी नाटकी की आप इसी पोस्ट पर है। वो मुस्कुराया, बोलो ये तो जवाब तो देना पड़ेगा मुझे पीछे। मैंने कहा बात कर लो कंपनी से, हर पोस्ट पर कंपनी बेड़े नहीं हो सकती, हर पोस्ट पर बात कर लो। बात किया। उन्होंने बोला सर हम इस पोस्ट को नहीं छोड़े। सब रिपोर्ट आ गई साहब। मैंने कहा साहब तसल्ली होगी, ये पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये मैं बता दिया, जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। उसने मजबूर होकर सीओ साहब को लाइन पे लिया। बोले सीओ साहब से बात करो। सीओ साहब को बताया। बोले सर ब्रिगेड कमांडर साहब को बता दो। ब्रिगेड कमांडर 3 रहना जो शुरुआत हो गया, बाद में चीफ बना दिया हमारे। उसको बहुत भरोसा था, उसने मांगी थी इसी बटालियन को। तो बोले सर ये मैसेज है, जवान जो है पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं, बोलते हम तो मर जाएं, कट जाएं, लेकिन हम इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। कमांडर साहब बोला ठीक है, ऑपरेटर को बात कराओ। मेरे को सिग्नल वाला बोला रे बात कर ब्रिगेड कमांडर साहब से। मैं लाइन शुरू कर दे भाई लाइन। बोला रामचंद्र 2-3 दफ़ा पोस्ट पाया था, क्या बात है कि कंपनी पीछे पोजीशन नहीं आ रही। मैंने कहा सर पीछे आने में तो पीछा ही हो जाएगा, हमें रोकना है चाइना को। ये जो रास्ता आ रहा है चाइना का है, जो गैप बनता है। अब आप बताओ पीछे के कह रहे हैं, फिर बीच में तो प्लाट पड़ गया 3 किलोमीटर चौड़ा, वो तो आराम से हमसे पूछेगा भी नहीं, निकल के चले जाएगा लेक की तरफ, फिर हम क्या करेंगे। बोला आप लोग की कंपनी वहाँ ही रहेगी। मैं कहा ठीक है साहब, बहुत खुशी की बात है और हम यहाँ ही हैं। बिल्कुल जवानों को बता दिया भाई यहाँ ही रहना। जवान बोला आप चिंता मत करो साहब। 17 तारीख को नया आदेश आया मेरे साहब का कि भाई रामचंद्र सब डिफेंस वगैरह तैयार होगा तकरीबन लड़ने के लिए, बड़ा खाना बनवा दो। मैंने कहा ठीक है साहब, लेकिन मैंने कहा इकट्ठी तो कंपनी होगी नहीं, जाओ। बोले पोस्ट आज भिजवा देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो मैंने मैसेज पास कर दिया, भाई खाना बनेगा यहाँ से
इकट्ठा और लेके जाना, आज सब मिठाई वगैरह सब आ गई है। मैं बोले आराम से खाना पीना खाया सब कुछ। और लेकिन जो रात को मैसेज आई, वो मैसेज बहुत खतरनाक आई कि इतना ट्रूप्स चाइना का आया है। और ये मैसेज जब पीछे में भेजी तो ड्यू हेडक्वार्टर से यही संदेश आया कि अलर्ट रहना, कुछ न कुछ होने वाला है। तो हम तो मोर्चों में रात भर जागू रहते थे, क्योंकि एक पेट्रोल चलती थी 7 प्लाटून से, 9 में आती थी, 9 से 8 में आती थी, और एक 8 से चलती थी, 7 में जाती थी, रिटर्न रहता था आपस के अंदर। बीच में रामचंद्र बटालियन हेडक्वार्टर, जो मेरा कंपनी हेडक्वार्टर था वहाँ, यहाँ पर चाय या बॉर्नवीटा बना के तैयार रखना, जो भी पेट्रोल आए उसको। क्यों कि हवा और बर्फ बहुत, जब तक जवान को गर्म पानी या चाय नहीं दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रूटीन चलता रहता था हमेशा का। रात को शाम को एलपी भेज दी, मतलब लिसनिंग पोस्ट, जो कि आगे 300 गज आगे। मैं साहब बोला सब ठीक है, मैंने कहा साहब सब ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कोई चिंता नहीं। ठीक रात के 4 बजे लाइट मशीन गन जो हमारी 8 प्लाटून के आगे लगा रखी थी, उससे बहुत एक लंबा फायर आया, पूरा एरिया गूंज गया एकदम से। पहाड़ तो है, और एकदम वायलेट फायर हुआ, लाल। तो मैं साहब बोला रामचंद्र कहाँ से क्या हुआ? मैंने कहा सर वो 8 प्लाटून के आगे से हुआ और लाल फायर आ गया। बोला अलर्ट। मैंने कहा सर सारा जवान मोर्चा में गया एकदम, कोई भी नहीं है, सब मोर्चा पकड़ लिया। तो बोलो खबर मांगो। मैं राम साहब से बात किया, मैंने कहा साहब क्या बात है साहब? बोलो अभी ठहर जाओ साहब, थोड़ा सा ठहरो, 2 मिनट ठहरो, बोल कर इसमें बताता हूँ। वो आए हैं पोस्ट में अपने जवान, आके बताया है कि 8 जवान थे, 5 मर गए, 3 भाग गए। आप कहो तो हथियार ले आओ। तो मैं राम बोला ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ पोस्ट के अंदर। बोलो ये बात है, मैंने मेरे शौक बता दिया। बोला तैयार रहो, शाबाश, बहुत अच्छा, तैयारी रहे, इंतज़ार कर रहे कि क्या होने वाला है। एकदम से सेलिंग चाइना का हैवी मोटर का, मीडियम जिसको बोलते, फील्ड का RCL गन का आ रहा सीधा बैंकर के ऊपर। जब उनका फायर आ रहे थे, टैंक का तो आ ही रहा है, लेकिन जब RCL का आता है ना, RCL मतलब रॉकेट लॉन्चर, हाँ, RCL के अंदर ऐसा बम होता है जो कि बैंकर और उसको उड़ा देता है, रॉकेट लॉन्चर। RCL जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, जो उड़ा देती है उसको। बाकी जो मुझसे आते हैं उनसे तो अटली वगैरह का तो जहाँ आएगा वही आएगा, नहीं तो दिखाई दे जाता। बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन RCL ने बहुत हमारे बैंकर उड़ा दिए थे और जवान बहुत जख्मी कर दिए थे। उसने दब करके आधा घंटा फायर किया। हम बिल्कुल साइलेंट अपने मोर्चा के अंदर। इतना जरूर था कि 1-2 को चोट लगी तो पूछते थे क्या होगा भाई? बोलो यार सल लगा है। बोलो कोई बात नहीं, पट्टी उट्टी बांध कर। बोलो कैसे? कोई बात नहीं है। बोलो एकदम उनका फायर रुक गया। फायर रुकने के बाद में हमने इंतज़ार किया है कि आगे क्या करेगा। हमने अपने RCL नहीं थी हमारे पास, सिर्फ 3 इंच मोटर, 3 इंच का दायरे में बम का फायर करने वाली। उसका हमारे पास 3000 गोले थे। ऑथराइजेशन से हमने फालतू रखा हुआ था। जब भी नीचे जाते थे तो सोचते थे अचार होगा इसमें, लेकिन निकलता बम था। सिपाही तो ले आते थे उसको। तो हमारे पास 3000 गोले थे साहब, सच बताता हूँ। उन नए जवानों को पता नहीं था कि अम्युनिशन है, कि इसमें जाम है, बटर है। वो उठा लेते तो लोड कर लेते थे। तो 3000 गोले थे हमारे पास। अभी तक एक भी गोला फायर नहीं किया हमने। अभी देखा तो 7 प्लाटून से खबर आई कि मेरे सामने जो गैप है 400 की नफरी में दुश्मन आगे बढ़ रहा है। मैंने मेरे साहब को बताया, मैंने कहा साहब 7 प्लाटून के आगे हरकत आ गई, 400 की नफरी है और आगे बढ़ रही है नाला से, क्योंकि वो नाले हैं ऐसे। बोल ठीक है, बात करवाओ। सुजयराम साहब से बात है तो सुजयराम साहब बोले साहब एक बात है, आने दीजिए,
मेरी मार में तो आने दीजिए, मैं देख रहा हूँ। मैंने बताया रामचंद्र को भाई 400 की नफरी आ रही है, लेकिन मार में आने दीजिए। साथ ही थ्रिंच को बोला कि भाई कोडवर्ड मैना जब होता है तो रैपिड फायर 60, मतलब 60 बम एक साथ डालना आपने, ठीक है। जब 150-250 के गज में आ गए वो चाइनीज, तब 7 प्लाटून के फायर खुले। पूरा फायर 7 का खुला है, साथ ही 9 प्लाटून का लेफ्ट साइड की जो लाइट मशीन गन थी उनका फायर खुला। चाइनीज के साथ हमारी 3 इंच मोटर का भी फायर। आप ये सोच लो कि उनमें जो 6-7 बचे, बाकी सारे के सारे नाले में मर गए, सब खत्म। 4-5 बचे, वो वापस भाग गए। अब उनकी पोजीशन क्या थी कि 4 लेयर थी उनकी, आगे वाले के पास हथियार 3 खाली, अगर अगला मर गया तो दूसरा हथियार उठा लेता। नफरी ज़्यादा थी उनकी। मैं सामने बताया, मैंने कहा सर वो हमला तो नाकामयाब कर दिया, पर बहुत अच्छा बहादुर को बड़े बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर के बाद दूसरा हमला आया 7 प्लाटून पे, वो भी हमला 7 प्लाटून नाकामयाब कर दिया। मैं साहब बोला सीताराम साहब अपनी भाषा में बोला, हाँ साहब। अरे बोले बहादुर, बोला आप चिंता मत करो साहब, आप चिंता मत करिए, जब तक हमारे अंदर दम है हम आगे नहीं बढ़ने देंगे चाइना, कितना भी कोशिश कर लो। बात कर ही रहे थे तो 8 प्लाटून के ऊपर हमला आ गया राइट साइड से। वो हमला आया, अरे हम साहब ने बोला भाई सामने से हमला आ गया। मैंने कहा साहब देख लो, यही टाइम है अभी इनसे बात करने का। हाँ बोलो मैं बता लूँगा, आप चिंता मत करो, मेरे एरिया में आना दो। और जो ही हाल आया है 250 गज से पहले फायर नहीं करते, नाकामयाब वो भी। उसके बाद फिर दुश्मन के बम्बारमेंट आया, बहुत ज़्यादा उसने अपनी ताकत से बम्बारमेंट किया है, मतलब 3 पोस्टों के ऊपर सब कुछ हिला दिया उसने। उस टाइम हमारे करीब 9 जवान जख्मी हो चुके थे बुरी तरीके से, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दैया ऐसा था कि जवान को दिलासा देता था और फर्स्ट एड फटाफट कर देता था, इंजेक्शन लगा देते थे। कार्रवाई चली रही थी, हालत जो थी नाजुक हो गई। बर्फ गिर रही है, 4-4 फुट बर्फ गिर गई, हवा 120 स्पीड, जवानों के हाथ ऐसे हो गए। अब फायर करा तो वो राइफल चाले नहीं, 303 बार बार कोक करना पड़ा। मैं साहब ने और हमने दोनों विचार किया कि मैंने कहा सर बहुत मुश्किल हो रहा है, राइफल से कोक ना हो रही। आदेश दिया कि जवान अपना अम्युनिशन लाइट मशीन गन की मैगजीन में भर दो, और लाइट मशीन गन फायर करेगी और जवान राइफल फायर करने की जरूरत नहीं, जिससे कि LLMG चलती रहे और अम्युनिशन सारा कंज्यूम, क्योंकि लाइट मशीन गन का और राइफल का एक ही अम्युनिशन है। यही काम किया साहब, दोनों हमला 8 का नाकाम कर दिया। 9 ने 7 ने दोनों हमला ना, 9 पे कोई हमला नहीं आया। ये लड़ाई चलते चलते आ गई सवेरे 6:45 बज गया। दिन का तो कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या है। हमारी लाइन कट चुकी थी, या तो बम्बारमेंट से कटी हो या चाइनीज ने काटी हो, क्योंकि जो घोड़े वगैरह आते थे ना, ये पता नहीं उसमें आ भी सकता था कोई चाइनीज हो, कोई उनकी तो रिश्तेदारी आती आपस में, नमक वगैरह लेते थे देते थे, तो हो सकता है या बम्बारमेंट से कटी हो। अब मेरा लगाव नहीं हुआ, कोशिश कर ली बार बार, वो खाली रिंग घूम जाता था। बड़ा शट से लगाव होना कठिन था, 11 बजे से पहले लगाव नहीं होता था। तो मैं आपको एक बार इसमें बीच में बता देती हूँ कि ये बता रहे हैं कि ये बार बार कॉल कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे, बट वो बीच में बम्बार की वजह से लाइन कट गई थी और ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और रेडियो कम्युनिकेशन ऐसा है कि ले से लगाव होता 11 बजे से पहले नहीं होता था। सिर्फ हमारा सेट था जो इंटरनल कंपनी में बात हो रही थी, मेरा सेट्स भी हेडक्वार्टर से नहीं लग रहा था। क्यों? क्लाइमेट की वजह से नहीं लग रहा था। अभी हमारे ऊपर इतनी भारी आफत आ गई कि हमने सपोर्ट मांगा अपनी
आर्टिलरी का जो बम गिराती है, आर्टिका, हाँ जी। लेकिन वो भी स्पोर्ट नाकाम रहा हमारे लिए। सच बताऊं कि जब मैंने वह साहब के कहने से फर्स्ट टाइम मांगा उनसे, तो पहला गोला हमारे को हाउस पे आके पड़ा। मैं साहब बोला स्टॉप करा दो उनको, रीजन पूछो क्या, तो उन्होंने बोला जी 18,300 हाइट है, वो हमको कामयाब नहीं होने दे रही। तो बोले बंद कर दो आप लोग, मेरे पास 3 इंच मोटर है, बंद कर दो, नहीं तो मेरी कंपनी का नुकसान कर दे। वो लड़ रहे हैं सब एक दूसरे को, बातें भी कर रहे हैं। जख्मी जवान हो गया, अरे क्या हो गया, यानी ये तो मामूली खोल है, तू क्यों घबरा रहा है, अरे क्या है, अभी आ रहा है वो नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक कर देगा। बोलो कैसे, क्या घबराना है। तो जवान डिमोरल नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं साहब भी घूम रहा है, मैं साहब के लग गया यहाँ, बट खुद मैंने पट्टी बांधा। बोलो रामचंद्र ये तो लड़ाई, ये तो लगेगी। तो मैंने कहा लगेगी तो शहरों, लेकिन लगे हुआ कुछ इलाज तो हो। कंपनी की कमांड करोगे तभी जब आप ठीक रहोगे। ये बैंडेज करने तो मेरे को बांध दिया, उसको चलते रहे। अब घमासान युद्ध तो चाइना की तरफ से अटैक नहीं आ रहा, रुक रुक के बम्बारमेंट आ रहा है हमारे ऊपर। अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई कामयाब हो गए, इस चीज़ को हम सोच रहे थे कि भाई कामयाब हो गया, लेकिन कामयाब नहीं हुए, काम उल्टा हो गया। क्योंकि हमारे ऊपर अटैक जो है पीछा से आ गया। जैसे हम इस रिज पे थे और यहाँ से प्लानिंग था वो चढ़ करके, और हमारे पीछे से रिज पर अटैक आ। जब रिज पर अटैक आया तो हौलदार मेजर था हरपुल सिंह, सेना मेडल मिला उनको। वो बोला कि रामचंद्र में वहाँ, बोले यार कंपनी आ गई थी क्या हमारे मदद के लिए, हेडक्वार्टर से जात कंपनी आ गई मदद के लिए। मैं बोलो मेजर ये तो कंपनी को नजदीक है, इस पास तो याक है, इनके पास घोड़े हैं। मैं बोला हमारे पास तो याक तो नहीं थे, खैर हो सकता है। मैं बोला बाइनोकुलर ले आप देख। मैं तो बाइनोकुलर से देखा तो बोल, ये बोले तो चाइनीज है। बोलो चाइनीज है। बोलो मैंने कहा देख लो ना सर, चाइनीज आ गया ना। हमारे पीछे भी चाइनीज आ गया, 8 के पीछे भी चाइनीज, 7 के पीछे भी चाइनीज आ गया, सब चाइनीज आ गया। सुजाराम साहब ने कहा कि रामचंद्र, मैंने कहा मैं साहब को बता दो हमारे पीछे से हमला होगा, हम बाहर निकल गए हैं और हमारी लड़ाई गुत्थम गुत्था की शुरू हो गई, अम्युनिशन हमारे पास है नहीं। बोल दादा किशन की जय। उसके बाद में सुजाराम साहब का मेरे से लगाव नहीं हुआ, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। शिवराम ने 6 जवानों को मारा, पत्थर के पटक, या ऐसे आपस के अंदर सिर फोड़ दिया। इतना तगड़ा लड़का जिसको भी चक्रा मिला उसको मैंने। और चाइना वालों ने लिखा है, इज्जत से लिखा है, वो लेटर आज भी है हमारे वहाँ, द बेस्ट सोल्जर इंडियन। बहुत ताकतवर था, हैमर घोड़ा रस्सा का पहलवान था वो, बहुत अच्छा लड़ा, बहुत दिख रहा हूँ। लेकिन पूरी की पूरी कंपनी शहीद हो, एक भी जवान नहीं बचा। अब मैं साहब ने कहा कि रामचंद्र अटैक आ गया, 8 पे जा रहा है, 9 प्लाटून से आदमी निकालो, 2 सेक्शन निकाल लो। उधर से 8 प्लाटून मारेंगे, इधर से हम मारेंगे। मैं बोला मैं साहब को, साहब आप पोजीशन में रहो, आप अभी पीछे से दुश्मन का फायरिंग है, ये मीडियम मशीन गन है इनके पास। मैं बोला इसलिए आप कम हरकत करो, जो कमांड पोस्ट है इसका ही आप इस्तेमाल ज़्यादा करो। मैं जाता हूँ। मैं जाने के लिए गया तब मेरा साथी था निहाल सिंह, अभी उसे थोड़ा चला नहीं जाता, बहुत बुजुर्ग होगा। तो वो मैं साहब की हिफाजत के लिए उसको लाइट मशीन गन ले रखी थी। तो मैं उसके पास गया, निहाल, बोलो हाँ भाई, मुझे क्या हुआ, कैसे बैठा है? बोलो बस भाई ये मेरे यहाँ भी गोली लग गई, यहाँ भी लग गई, दोनों हाथ खराब हो गए। मैंने मशीन गन को खोल करके बर्फ़ में फेंक दी है, जो कि दुश्मन भी इस्तेमाल ना करे। और ये ग्रेनेड धरे, इसकी पिन मेरे से खींचे नहीं, मैं ग्रेनेड तो मेरे को दे दूँ और हौसला रख, अगर मैं जिंदा रहा तो तेरे को मैं ले लूँगा। अभी हमला पीछा से आ गया, इसलिए हमारी कार्रवाई दूसरी हो रही है,
हो सकता है गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो। अब वो जब 8 पे चले हैं तब मेरे साहब ने बोला कि रामचंद्र 3 इंच मोटर को आदेश दे कि 80 डिग्री पर फायर करे। मैं बोला सर 80 डिग्री तो अपने ऊपर ही आ जाएंगी फायर। बोलो अब भाई हमारी परवाह नहीं है, हम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन दुश्मन बर्बाद होना चाहिए, आप 80 पे फायर। मोटर पुरुषों ने बिल्कुल वैसे तो कुछ तो घोड़े भाग गए, कुछ याक भी भाग गए, लेकिन 4-5 हथियार लगाने में वो कामयाब हो गए, जिसमें मीडियम मशीन गन, RCL गन, छोटे वाले RCL गन थी उनके पास, और ये लगाने में कामयाब हो गए। उन्होंने हमारा सिर बिल्कुल दबा दिया, क्योंकि हथियार है उसके, ऑटोमेटिक है उसके पास। लेकिन फिर भी क्या है कि आपस के अंदर गुत्थम गुत्था हो गए। वो उधर से आए, 8 उधर से आई, हेडक्वार्टर इधर से आया, गुत्थम गुत्थ। उसी दौरान में मैं साहब के, क्योंकि ज़्यादा हरकत, मैं बार बार कह रहा था सर ये फायर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं, अभी आपके सामने मेरा शर्ट उठ गया। मैंने कहा ये जो पीठ पे मेरा 31 शर्ट था वो जल गया, आप कम हरकत करो। लेकिन बोला कि रामचंद्र जवान तो देखना पड़ेगा ना। तो वो जो ही खड़े हुए हैं तभी यहाँ बुर्स्ट लगा मेरे साहब, और बुर्स्ट लगते के साथ ही उसकी खुद की गोली भी पेट में चली गई और मेरे साहब गिर गया। गिर से ही मेरे को एकदम होगा कि मेरे साहब बचना बहुत कठिन है। और उधर मेरे था अच्छा खड़गुड़ा से आया था, ड्रिल का इंस्ट्रक्टर था, नायब सूबेदार बनना था उसको। वो बोला रामचंद्र, मैं को हाँ। बोले भाई मेरा तो पैर गया कट, क्योंकि मेरे पैर से इनका लगा है बम। जिंदा रहता है तो मेरे साहब की लाश या जिंदा दुश्मन को नहीं दे देना। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साहब को मैं हाथ चना कर नहीं लगने दूंगा। मैंने कमांड पोस्ट से सारा डॉक्यूमेंट जला दिया है, मैंने कहा पूरा का पूरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा है। अभी लास्ट मैंने जला के ही निकला हूँ, स्लाइड एक्स कार्ड वगैरह सब जला चुका हूँ। बोलो ध्यान रखना। मैंने कहा पोजिशन में मैं साहब के पास पहुँचा तो मेरे साहब को थोड़ा होश आया, तो बोला रामचंद्र। मैंने कहा हाँ साहब। बोले एक बात कहूँ तो नहीं। मैंने कहा हाँ बोलो उनके साहब। बोले मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बेल्ट खोल दे। मैं बोला ठीक है साहब मैं खोल देता हूँ। तो मैं कोट पार का पहना हुआ था, अंदर हाथ डाला तो आधी हाथ बेल्ट के इधर है और आधी हाथ इधर। मैंने कहा रामचंद्र अपना दिमाग में सोचा अगर बेल्ट खोल दिया तो मेरे सब खत्म हो जाएगा। हाँ बोला खोला। मैंने कहा खोल रहा हूँ, आप चिंता मत करो साहब, आप दांव सांस लो ना, मैं खोल रहा हूँ। मैंने कहा बेल्ट नहीं खोला। मैंने कहा फिर बेहोश होगा मेरे साहब, और फिर होश आया है। तब तक हमारे ऊपर से दुश्मन निकल रहा है, हम मार रहे हैं और वो मार रहे हैं। फिर मेरे साहब बोला रामचंद्र। मैंने कहा बोला हाँ साहब। मैं हाँ साहब बोलो बोलो बोलो। बोलो मेरा एक हुक्म मानोगे। मैंने कहा साहब बोलो क्या मानूंगा, क्यों नहीं। तो बोलो बटालियन में चला जा और बटालियन में जा कर के बता कि कंपनी कैसे लड़ी। मैं बोला साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। बोलो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। मैंने कहा आपने 15 तारीख को लेक्चर में बताया था कि लड़ाई में सिपाही का भी हुक्म चलता है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा साहब। फिर मैं सब बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में दुश्मन और रन करके हमारे ऊपर से निकल गया, आगे निकल गया 9 प्लाटून की तरफ। मेरे को थोड़ा मौका मिला, मेरे साहब को छाती के लगाया, वहाँ ऐसे रिज थी और छाती के लगा। अगर मैं उठता हूँ तो 7 प्लाटून से फायरिंग आ रहा है, वो हमको नहीं जाने देते। छाती के लगा के 4-5 प्लॉट मारी, जैसे बच्चे आपस में रूलिंग करते हैं ना। हाँ, और जो ही रिज पे से पराने हुआ, खड़ा होकर मेरे साहब को कंधे पे डाल लिया, क्योंकि जान बहुत थी मैम मेरे। उस टाइम यंग था मैं, और मेरे साहब को ज़्यादा वजन तो था ही नहीं इतना, साहब की इतनी उम्र हो गई थी उनकी। और क्या, मैं लाया हूँ नीचे 800 मीटर नीचे, बड़ा पत्थर था, वहाँ मैंने लिटाया मेरे साहब। देखा तो मेरे साहब की घड़ी बंद थी, क्योंकि मेरे साहब
के पास नवज वॉच थी। बाप कर्नल थे, अच्छे घराना के, आप में, हाँ जी, अच्छे घराने के थे, इसलिए वो। मैं एक बार ऑडियंस को बता दूं, यहाँ मेजर शैतान सिंह की बात हो रही है जी। तो मैंने घड़ी पे निगाह मारी, 8:15 बज गया। मैंने कहा भाई मेरे साहब का प्राण निकल चुका। मैंने मेरे साहब को लिटाया है और पूरी बर्फ से उसको ठग दिया है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा और वहाँ से जो हमारा राशन भेजता है हौलदार मेजर, कंपनी का क्वार्टर मास्टर, उससे मैं मदद लूँगा। वहाँ पर धोबी हैं और 2 और हैं, उनको ले आकर फिर मेरे साहब को नीचे ले जाए। मैं जब नीचे गया तो राशन के अंदर आग लग रही, पूरा जल रहा है राशन। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये तो राशन भी जल रहा है, कहीं दुश्मन की घर से में नहीं आगा, पता नहीं। मैंने कहा, मैं सोच ही रहा था, इतनी देर में एक जीप दिखाई दी मेरे को, और वो जीप वाला ने देख करके सीधा जीप मेरे पास ले आया। जीप से बोला रहा रामचंद्र, क्योंकि वो जानते थे मैं बॉक्सर था, इसलिए ज़्यादा जानते थे मेरे को, और सिग्नल का क्वालिफाइड था, बटल हेडक्वार्टर में ज़्यादा काम होता था मेरे। बोले इधर आओ, हम आया। मैं बोला भाई एक काम करो। बोले क्या? बोले यार थोड़ी मदद कर दो, मेरे साहब हैं यहाँ 800 मीटर ऊपर। बोले भाई ऐसा होगा, मैं जो भी आदमी आता है तो उसको सीधा सीओ साहब के पास लाना। तो भाई आप गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे साहब, वो मानना तो सीधा मैं साहब 2IC के कमरे से होते हुए सीओ साहब के पास। सीओ साहब को बताया साहब सिपाही रामचंद्र रेडियो ऑपरेटर है, वो आया है। वो बाहर आया, जीप में बैठा, जीप गई ब्रिगेड हेडक्वार्टर। ब्रिगेड कमांडर साहब उतर के ब्रिगेड कमांडर ऑफिस में गए। भीतर सीओ साहब ने कहा कि सर ये सिपाही आया है बिफोर से। हाँ रामचंद्र जानते थे ना, पोस्ट पे कई दफ़ा जाते थे, फिर ऑपरेटर से बातचीत होती रही। रामचंद्र क्या हाल है, पोजीशन? मैंने कहा सर लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी कंपनी शहीद हो गई। बोलो कैद? मैंने कहा साहब 3 जवान जो फ्रेश बाइट थे उनसे नहीं चला जाता था, हम वहाँ उनसे शलगम से सेक रहे थे। अगर वो जवान तो हो सकते है कैद, बाकी कोई कैद नहीं। मैंने कहा वो 3 या 4 जवान कैद हो सकते हैं, बाकी नहीं। पूरी कंपनी शहीद हो गई, पूरी कंपनी शहीद हो गई। मैं कहा साहब पूरी। और दुश्मन का मेरे से सुनोगे तो साहब मैं आपको बताऊं, बोला दुश्मन का कितना नुकसान है। मेरे को 1300 का अटैक हमारे 3000 के ऊपर आया, इतना अटैक। मन का साहब 4 अटैक सामने से, लास्ट वाला अटैक पीछे से आया था, तब हमारी कंपनी काबू में आई, नहीं तो कंपनी काबू में नहीं आई साहब। 7 प्लाटून से तो एक भी जवान नहीं आया साहब, सब के सब शहीद हो चुके। ये मैं देख रहा हूँ कमांड पोस्ट से, मैं बिल्कुल भी तो बोल खून में तो लथपथ तो भी हो रहा है। मैंने कहा ये खून मेरे साहब का है साहब, मेरे गोली टच नहीं हुई साहब अभी तक। शर्ट बर्बाद होगा मेरा, ये कोट पार का था, इसकी लंबी ये थी बाजू, इसमें आके भी निकल गया, ये आप देख लो, लेकिन मेरे शरीर में अभी तक टच नहीं हुआ है। कंपनी लड़ी है साहब दिल खोल के, कंपनी के पास अम्नेशन ख़त्म हो गया है, बिल्कुल अम्नेशन नहीं था, गुत्थम गुत्था लड़ी है, जितना दम था उतने लड़ती रही। अम्नेशन नहीं होने की वजह से ये हम मार खा गए। ना हमें अटली का सपोर्ट मिला, ना हमारे पास MMG थी, हम तो अपने हथियारों से लड़े। एक बात है साहब, बोला हाँ हमको एक कंपनी दे दो तो अभी 1 घंटा के भीतर ही चाइना को पोस्ट पर से हम भगा सकते। पर रामचंद्र ना, आदेश ऐसा है जहाँ जो है वहाँ ही रहेगा। ठीक है साहब, अफसर का तो हुक्म मानना है, मैं बोल जाऊँ। लेकिन मैंने कहा साहब, वैसे साहब बोला बहुत बात करता है। मैंने कहा सर लड़ाई है, दुख दर्द की तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं बोला सर जवान माँ की गोद में सोए हुए हैं, उनको कब ले आएंगे? रामचंद्र जैसे आदेश मिलेगा कोई बात नहीं, शांत हो गया। तीसरे दिन मेरे को बुला लिया दिल्ली, क्यों पता चल गया सिपाही रामचंद्र है। 2 और थे, उनको भी बुला लिया दिल्ली।
फूल सिंह था जयनारायण थे, वो शहीद हो गया, स्वर्गवास होगा अभी तो उनका, उनको बुला लिया वहाँ। फिर वो पूरा बैठा, राजदूत थे अमेरिका के, अपने इंटेलिजेंस, CID CBI, हमारा जनरल साहब, कर्नल साहब, पूरा महकमा बैठा वहाँ पर, बातें चीतें होने लगी। मैंने पूरा बताया तो बीच में ही कर्नल साहब ने थोड़ा मेरे को सख्त धमकाया, क्या बोलता है तू, इतना कैसे मार सकते हो तुम, तेरा से वो कैसे नुकसान कर सकते हो। मैंने कहा कर सकते हैं साहब, कर सकते हैं हम, हमारे अंदर दम है। वो आ रहे हैं 16 से और हमें 18,300 पे, अगर पीछे से हमला नहीं होता तो हम दिखा देते कि पोस्ट हमारे कब्जे में रहता। बोला रामचंद्र तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैं को डिसमिस फ्रॉम सर्विस, यूल जेल चाहते हो आप मेरी? बोला हाँ। मैं को नहीं, जो हम किसके खानदान के हैं, मैं बोला सीधा बोला हम किसके खानदान के हैं, कैसे हो जाएगा, आप देखना कभी देख देव पोस्ट को तब। फिर कमांडर साहब ने धमका दिया, बस मेरे को बोलो बहुत छोड़ मत बोलो इसको, मत छोड़ बोलो इस बच्चे को मत छोड़। हाँ बोलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, भाई ऐसा चाय पानी पिलाओ इनको। बाद में ब्रिगेड गार्ड साहब साइड में बोला बोल बेटा बहुत गर्म होगा, मन के सर आग लगती है, जो लड़ता है और उसके बारे में कुछ बोलता है तो आग लगती है मेरे को, तो सच बताता हूँ मैं इनका, कोई बात नहीं, भगवान की करनी है हुआ। मैंने तो सब कुछ लिखवा दिया था, मेरे साहब जहाँ मिलेगा या तो दस्ताना मिलेगा, या मेरे साहब की लाश मिलेगी, या पत्थर पे खून मिलेगा, ये सब लिखवा दिया था, क्योंकि ये मेरी गवाही है। मैं इनका सब लिखवा करके भगवान की करनी हुई कि 3 महीना के बाद में 63 में फरवरी में आदेश मिला ऊपर से, भाई लाश हैं ला सकते हो। तो कर्नल साहब ने मेरे को बुलाया, उदास हो रहा था कुछ, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा ये था कि क्या हो जाएगा क्या होगा पता नहीं। बोलो रामचंद्र, मैंने कहा हाँ साहब। बोलो कल टीम आ रही है दिल्ली से और ये पता करेगी कैसे कंपनी लड़ी कैसे नहीं। मैं आने दूँ साहब, आने दो ना, क्या चिंता है। बोलो आप मैंने कहा साहब आप छोटी बात कर रहे हो, मैं तो सही बात कर रहा हूँ, आने दीजिए। बोले बैठ तो जब बैठ गए उस अपने बैठ, मैं इनको बोले भाई 1-2 पैक बना के ला। मैंने कहा सर मैं तो पीता नहीं आपको पता है। तो बोले जूस लिया। बोले रामचंद्र सही है काम। मैंने कहा सर आप चिंता मत करिए मेरी तरफ से, मैं हूँ ना, मैं तो हर एरिया को देखा है, मैंने तो हर जवान को लड़ देखा है, हर खून गर्म को देखा है, मैं तो खून से ठंडा हूँ सिपाहियों को से, मेरे को तो आग लगी है, सट दोनों जले हैं, लेकिन मेरा शरीर ठीक है। सवेरे गए हैं साहब हम तो वहाँ के हो गए थे ना सैंडे, फटाफट चल रहा शुरू कर दिया। और अफसर साहब गए थे दिल्ली से, 10 कदम चले और फिर दिस हील वो अर्जुन बोला रामचंद्र आज थे। मैंने कहा मुझे मालूम है साहब लोगों को सांस नहीं आ रहा है। मैंने कहा आराम से आ जाओ साहब, कोई बात ना है। वो 1 घंटे में पहुँचे हैं मेरे साहब के पास जी। और पहुँचते ही CID वाले ने मेरे साहब को पैसे उस पर हाथ डाला तो मैंने वहीं पकड़ लिया। मैंने कहा वो फाइल लाओ साहब जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था। एडिटेंट साहब हमारा बोला वो ठीक कहता है भाई, वो लाओ फाइल कहाँ, तो वो लेके गए थे डॉक्यूमेंट। तो उनमें मैंने कहा ये दस्ताना है लिखवाया, बोल ठीक है, ये खून ठीक है और ठीक, ये मेरे साहब की लाश ठीक है, ये बड़ा पत्थर ठीक है। वहाँ से बोला कि ऐसा करो मेरे साहब की लाश को जाएगी जोधपुर, इसको नीचे तक ले जाओ और रामचंद्र आओ ऊपर गए साहब। जब देखा सीन वहाँ का कि जवान फायर कर रहा है और हथियार हाथ में ही है और छाती में 10-10, 20-20 गोलियाँ लगी। नर्सिंग असिस्टेंट 10 जवानों को फिल्ट पट्टी इधर करके आया, 16 को इधर करके आया। आखिर में इंजेक्शन लगाते लगाते हाथ ऐसे हुआ, हाथ के अंदर छाती में ब्रश लगाया, वहीं इंजेक्शन हाथ के हाथ। जवान ग्रेनेड थ्रू कर रहा है, ब्रश लगा छाती में और क्या हुआ, वहीं के वहाँ ग्रेनेड रहेगा।
वो हालत को देख करके हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब को इतना भावुक हो गया कि उनके एक पत्थर की आग थी, वो नीचे गिर गई और शिव साहब ने उठा के दिया और रुमाल से साफ करके कि साहब आप धैर्य रखो, ये आपके बच्चे थे। तब बोला रहे शिव साहब ये बच्चे थे, मैंने मांगा था और उन माओं को और उनकी पत्नियों को और उनके बेटा बेटियों को क्या जवाब दी। मैंने कहा, मैं बीच में ही बोला, मैंने कहा सर ये तो अमर हुए, अब दिल को शांत रखिए। जब आपको गर्व होना चाहिए कि दूसरे दिन ही चाइना ने सीज फायर कर दिया क्योंकि उसका नुकसान हुआ है वहाँ पर, नहीं तो उसने नहीं करता, नहीं कोई भी बातचीत फलाना देश से बात करो, उससे करो, खुद उन्होंने सीज फायर किया है। तो आप दिल छोटा मत करिए, इसमें मेरा भाई भी शहीद हुआ है और मेरे तो सारे भाई हैं। मैं बोलूँ मेरा तो सारा भाई है साहब। अब आगे पोस्ट पर चलो तो CBR रोज दिल्ली से जो टीम है इतना नहीं साहब आगे नहीं देख सकते। देखो ना, मैंने कहा आप दिल्ली में बोले देखो ना, अब तो आगे तो अरे हाथ हमारे नहीं है, चाइना के हाथ। ये जो हाथ है ना हमारे जवानों के हाथ सही सलामत है। हाँ ये है कि छाती में गोली है, पीठ में गोली नहीं है हमारे जवान की, ये भी देख लो आप। और अभी चलो 7 प्लाटून के ऊपर जब देखोगे संग्राम के और उनके काम में आप दिखाऊंगा। बोला नहीं साहब इस हालत को देखा नहीं जाएगा। बोलो कैसे, वो वापस ही आ गया। जो मैम साहब ये लड़ाई जो है हमने दिल खोल के अपने भावना से, और हमारे दिल में आग ऐसी लगी कि किसी दिन तो ऐसा हुआ है साहब, अभी मेरे याद आ जाता है तो मेरा दिल भर आता है। क्योंकि मैं एक प्लेट में खाना खाने वाला, सबसे डाके मेरी थ्रू आने या उनको देना, हंस खिल बिल्कुल ऐसा रहता है कि अभी भी वो जिंदे हैं। और मैं हर शहीद के 2 दफ़ा सम्मान करने के लिए हर शहीद के घर जा चुका हूँ, सम्मान करके आता। बेटी की शादी, पोती की शादी जो भी है, मैं लड़के की में नहीं जा पाता हूँ, पोते की में, लेकिन लड़की की शादी में मैं ज़रूर, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब में जाता हूँ क्योंकि सबके पास मेरा नंबर है। ये मेरी कहानी है मैम साहब। बहुत ऐसे जैसे कहूँगी रोंगटे खड़े हो गए, इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक। क्योंकि देखना सुनना, फिर भी आपने तो देखा और लड़ा है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। मैम साहब मैं आपको एक बात बताता जी। कि जब सिपाही कसम खाता है ना और जब गंगा जल हाथ पे रहता है, तब एक ही बात सोचता है कि अपनी जन्मभूमि और माँ का दूध को मैं नहीं ले जाऊँ, मर जाऊंगा लेकिन दूध को।
और जब हम कभी हंस के बात करते थे वो मेरे को बोलते थे कि ये छेड़ेगा कोई न कोई, और मैंने कहा तारा क्या है, मैं तो तिरंगा में जा सकता हूँ, मैं बोला। तो हंस पड़ते थे वो बोल, क्योंकि वहाँ मनोरंजन भी कराना बहुत ज़रूरी होता है सब सेना को। अकेलापन कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, भूखे काट दिया दिन हमने 4-4 दिन, लेकिन कभी निराश नहीं हुए कि क्या है। क्यों? दिखाई यही देती थी, दिखाई यही देती थी कि ये हमारी जन्मभूमि है। और सैनिक का बहुत कठिन, बस डर सबको लगता है, लेकिन जो दिमाग पा जाता है ना, जन्मभूमि जन्मभूमि माँ को ले जाना नहीं, फिर सैनिक अपनी जान दे देता लड़ता लड़ता। और फिर भी एक धोखा हमारे पास हो जाता है, आज मेरे को बताना पड़ेगा। एक हकीकत फिल्म बनी है, आप लोगों ने शायद ना देखी, कभी देखना। तो वो हकीकत फिल्म का पूरा का विवरण रजांगला का है, पूरा एरिया रजांगला का। मैं देख रहा था उसको, लेकिन जब मैंने देखा कंधे पे निगाह मारी तो उस पर लिखा था जाट। मैं हॉल का वहाँ से बाहर आ गया, आश्चर्य मिलकर लड़ी हमने, और नाम उसका रेवाड़ी में है, नरेश चौहान वकील। मैं बोला वकील साहब, बोला हाँ। मैं क्या 2 बात है मेरी, अगर तू कर दे। बोला हाँ। मैं बोलो क्या? मैंने कहा एक तो भाई वो जो ऐसे हकीकत फिल्म बनी उसके डायरेक्टर से बात करवा, और एक अपनी बहन लता जी ने गाना गाया है कि सिख, पंजाबी, गुजरात, मराठा सब आए हैं, लेकिन अहीर का नाम नहीं आया। मैंने कहा सीमा पर शहीद हुए, आखिर में तो शब्द आगा गया है सब हिंदुस्तानी। जब इतने ग्रुप का नाम आ गया तो हमारा नाम क्यों नहीं आया? फिल्म वाले ने मेरे को जवाब दिया कि वो ऊपर का आदेश था। तो मैं बोला भाई ऊपर वालों ने हमको मार दिया आज तक। और यही मैम ने ना, हमारी बहन ने कहा कि भाई बड़े जैसा मेरे पास गाना आया मैंने गा दिया उसको। तो हमारे पास क्या करें, अनर्थ हो रहा है। अब मेरे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे जब हमारे पास ग्रुप ही नहीं है? भाई ग्रुप होगा, वैकेंसी होगी, जब भी तो बच्चे भर्ती होंगे। तो क्या कास्ट देख के भर्ती होती है? हाँ, कास्ट हो। मेरे से सवाल किया कि भाई अब ये तो सब में भेजते। मैंने कहा 2 जवान भेज दो, उससे क्या होता है? मान लो जाट अगर 12 पेंशन आ रहे हैं तो 12 की वैकेंसी होगी। वो हमारे तो 2 जवान गए हुए, वो तो पेंशन ही नहीं है, बात हमारे तो बिल्कुल, वो तो 12 का 12 भर्ती होकर चले जाएंगे। हमारा एक भी नहीं जा रहा था। हमको ये बहुत बड़ी दुख है। और मैं 85 में पेंशन आया, तब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कुमाऊं हिल में मैंने कर आया हूँ, वहाँ भी यही रहे, रैलियाँ चल रही है। जंतर मंतर पे मैं 2-3 दफ़ा कैद हो लिया। मैं बोला भाई ठीक है, तारा हुक्म है वो कर लो। भाई हम अपना हक ही मांग रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि वो लड़ाई के बाद ना, उसके अंग्रेज़ों के बाद में ये लिख गया कि हाई रेजिमेंट की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? क्यों नहीं बनेगी भाई? पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, खूब हुई, फिर भी समझौता हुआ ना भाई। तुम लोग कहते हो वो लिख गई नहीं बनेंगी, बनी। जंड की रेपल बनी, 13 कुमाऊं के साथ लद्दाख स्कोट है रानीखेत में, नागा रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट बनी। भाई उनकी बन गई, हमारी क्यों नहीं बन रही है ग्रुप? तो ये हमारे बहुत बड़ा दर्द है। और मैं बोलता हूँ, हमेशा मानता नहीं इस चीज़ को। और जिस दिन मेरी अमित शाह से और प्रधानमंत्री से भाग्य की जैसे लड़ाई हो, हम कहाँ, हमारी गलती क्या है? या फिर सबको हटा दो। मैं नहीं चाहता कि कोई हो, सबका कंधा नंबर हटा दो और सब पर लिख दो भारत, ठीक है, खुश है। और सबको समान वैकेंसी दे दो, कि जाट हो, गुजर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो। तो ये मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने। और मैं आने के बाद में सर्विस पे ही था, मैंने अपने बेटे को बोला कि मेहनत कर,
किसी का हाथ नहीं जोड़ता हूँ, मेहनत से नौकरी लेना, मेहनत से वो भर्ती हुआ। उसके बाद में पोता को मैं बोला मेहनत, बोला बाबा मेहनत से भर्ती हुआ। बाप उसका पेंशन आ गया, सुबह मेजर जी रुका नहीं। सीओ साहब ने कहा रामचंद्र इसको रोको, 6 महीना में इसका प्रमोशन आगे होना है, आप वाला रैंक से जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पापा मेरे से नहीं होती नौकरी। सीओ ने बोला तेरा पापा ने, रामचंद्र ने 7 कोर्स कर रखे हैं, कमांडो भी है, इंजीनियर भी है, सब चीज़ है, तू क्या है यार, तू इतना ढीला है। तो बोल नहीं मेरे से नौकरी नहीं होती। चलो वो आ गया, उसका बेटा है। अब बेटा पोता की बढ़िया को मैं बोला बेटी नौकरी पकड़ ले, और डिफेंस की पकड़। बोल ठीक है बाबा, और डिफेंस की करा दी, दिल्ली जाए से और आओ से। मेरा तो मैं बोलता हूँ अपने मिनिस्टरों को, मैंने किसी से सिफारिश नहीं ली, मैं अपने दम से नौकरी ले रहा हूँ। लेकिन जयाते दो नहीं, सरकार आपकी दरख्वास्त सुनेगी पक्का, ज़रूर। आप जो चला रहे हैं मुहिम, पक्का देखते हैं क्या होता है फ्यूचर। मैम साहब मूवी बन रही है 120 बादल, वो मेरे से रिकॉर्डिंग। देखिए साहब आज बताता हूँ, मेरे पास टेलीफोन आ गया था, जो ये उग्रवाद हुआ है ना, आईना सॉरी इन्होंने पहलगाम में, कल चैनल वालों ने मेरे को फ़ोन किया था कि सर थोड़ा टाइम दो आप तो पहलगाम में रहा, मैं रहा हुआ हूँ, आप चिंता मत करिए, लेकिन मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना है। सच में बता, जब भी पीछे लड़ाई हुई है मैम, पूरा का पूरा ताम झाम लेकर के मेरी बैठक में आकर पहुँच जाते हैं। गलवान घाटी का था उस टाइम था, सब आ जाते हैं। मैं बोला देखो मेरे से तो इवन 71 की लड़ाई का भी ले लो, कोई सा भी ले लो, मैंने कहा मेरे बात। हाँ जी, अभी जो ये मूवी बन रही है फरहान अख्तर जो बना रहे वो मेरा स्टोरी दी 120 बहादुर। हाँ 120 बहादुर मैंने दी हुई वो स्टोरी। अगर उसमें मैंने बीच में कह दिया था कोई मूवी में रेड पर नामिंग वगैरह नहीं कर देना, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे से ले गए ना, मेरे से ले गए स्टोरी। और उन्होंने बोला कि सर आपकी जो स्टोरी का जो बनता है हम आपको देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी फिल्म अच्छी आने, असलियत दिखाओ, असलियत दिखाओ, उसमें अंटा पट्टी मत जोड़ देना। मैंने कहा हाँ। थैंक यू सो मच आने के लिए, आपने बहुत मेहनत की आने के लिए, हम तो कब से आपको बुला रहे थे। ऐसा साहब आपने बुलाया, हम चले आए जी, और हम चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर तक जाए। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कमी हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे तो साहब हैं, मेरे तो सीनियर मेरे साहब बैठे हैं, तो कभी भी आधी रात पूछ लेना कोई सी भी चीज़ के बारे के अंदर। बाकी ठीक है, अगर आपने बुलाया मैं चले आया। और मैं अगर ये हुक्म तोड़ता तो आपका हुक्म, क्योंकि आप चला रही हो इस मुहिम को, और साहब का हुक्म बदली हो जाता। लेकिन मैंने कहा रामचंद्र चलना है, तेरे को चलना है, तो मैं चले आया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी जो मूवी आ रही है 120 बहादुर, वो इन्हीं पर बनी हुई है, तो मूवी ज़रूर देखना एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय हिंद।